स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नेशनल पब्लिक स्कूल। आज हिस्ट्री का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप आज हम लोग पढ़ रहा है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू कब होता है? ये 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी। और इस मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन आए। किस किस तरीके के परिवर्तन आए? बदलाव को डिमांड जो किया जा रहा था, बदलाव के लिए जो डिमांड किया जा रहा था, तो उनके लिए कि मोनार्की सिस्टम को हटा करके एक डेमोक्रेटिक लॉ को लाने के लिए जो किया जा रहा था, वो तीन चीज़ों दो चीज़ों को हटाने के लिए किया। एक था ये एरिस्टोक्रेसी क्लास, दूसरा पीजेंट्री क्लास। और इन दो क्लास के बीच में एक तीसरा क्लास आ रहा था, न्यू मिडिल क्लास, जो कि डिफरेंस बनाने में इन दो क्लास को एक करने में सहयोग किया, ये द न्यू मिडिल क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले यूरोप का सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? पहला पॉइंट एरिस्टोक्रेसी। पहला पॉइंट कह सकते हैं इसे, या पहला भाग कह सकते हैं, ये है एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या है एरिस्टोक्रेसी में? कि हाई लैंडलॉर्ड्स, मतलब जितने भी एरिस्टोक्रेसी में पीपल्स पीजेंट थे, इन सभी के पास लैंडलॉर्ड जो था, जमींदारी की प्रथा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दूसरा लेस पॉपुलेशन, और इस एरिस्टोक्रेसी ग्रुप का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही कम हुआ करता था। तीसरा इस और राइट्स, इस एरिस्टोक्रेसी ग्रुप में जो पीजेंट्स थे उन्हें सभी प्रकार की राइट्स थी। दूसरा क्या है? पीजेंट में क्या है? लोअर क्लास लैंडलॉर्ड्स, मतलब इनकी पास जमीन तो थी, लेकिन उस जमीन का ये सही इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और बहुत ही कम मात्रा में इनके पास जमीन हुआ करती थी। इसका क्या फिर? मोर पॉपुलेशन, और इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा हुआ होती थी। तीसरा नो राइट्स, इसे किसी भी प्रकार का कोई राइट्स नहीं था, किसी भी कानूनी इसके दायरे में इसको मतलब सहयोग नहीं मिलता था। और इस तरीके से ये जो दो क्लास में बदला गया, इसे एक करने में जो सहयोग किए वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन से आते हैं? डॉक्टर, टीचर, मतलब एजुकेटेड ग्रुप में जितने भी हैं वो सारे मिडिल क्लास में आते थे, जिनके पास जमीन तो हुआ करती थी, लेकिन उस जमीन का सही वो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। जब इन्होंने एजुकेशन को हासिल किया, एजुकेशन को हासिल करने के बाद इन्होंने ये देखा कि इस एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स में क्या डिफरेंस लेकर के दुनिया को चलाया जा रहा है। तो इसे एक समान लाने में, यानी अगर हाई क्लास लैंडलॉर्ड जो यहाँ बता रहे हैं और इसमें लो क्लास लैंडलॉर्ड जो बताया जा रहा है, मतलब ये दो अलग अलग ग्रुप में जो बांटा गया, इसे एक करना, मतलब कि इसके पास जमीन है तो इस जमीन का उपयोग सही तरीके से किया जाए, और उस जमीन को छोटे लोग हैं उसमें भी वो सही तरीके से उसको सहयोग दिया जाए। इस तरीके से इसे किया जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि इन दोनों के डिफरेंस को बीच में हटाने के लिए किसने हाथ दिया, किसका सहयोग के लिए दोनों का डिफरेंस को हटाया गया? मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास में कैसे लोग, कैसे पीजेंट्स आया करते हैं? वो है टीचर्स, डॉक्टर्स, या एक तरह से कह सकते हैं एजुकेटेड पीपल्स। और अब जब इन सभी में समानताएं आ गई तो एक ये लिबरल नेशन तैयार हो गई। जब सभी में समानताएं आ गई तो एक लिबरल नेशन तैयार हो गया। और लिबरल नेशन में कुछ टॉपिक है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी को फुल्ली आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानूनी तहत के आधार पर सभी में समानताएं। और उसके बाद क्या आता है? जॉलवेरिंग में क्या है कि कस्टम यूनियन तैयार होता है कब? 1834।
कस्टम यूनियन तैयार होता है तब 1834 को, और इस कस्टम यूनियन का वर्क है एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। ये टैरिफ बैरियर्स को हटाने का काम ये कस्टम यूनियंस ने किया, और इसी कस्टम यूनियन के अंतर्गत ये काम भी किया गया, एबोलिश 28 to 30 करेंसीज, 28 से 30 करेंसीज को खत्म कर दिया गया यूरोप का। अब उसके बाद क्या होता है, 1850 में एक कंजर्वेटिज्म तैयार होता है, और इस कंजर्वेटिज्म में कहा जाता है क्या है कि ट्रीटी ऑफ वियना, जो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ वियना नेपोलियन एंड प्राग के बीच में हुआ था, इसे तैयार किया गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला टॉपिक में देखते हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। इसमें एज ऑफ रिवॉल्यूशन की जो ये 1830 में सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था, ये 1815 में 1815 में यूरोप में जब नेशनलिज्म की भावनाएं पूरी तरीके से उभर रही थी, और उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर जो उदारवादी लोगों ने जो अपना हक जमाने का शुरुआत किया था, उसे हटाने के लिए सबसे पहले रिवॉल्यूशन किया गया था, जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में, 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन किया गया। यानी जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, इसीलिए इसका नाम जुलाई रिवॉल्यूशन रखा। और इस रिवॉल्यूशन का क्या मकसद था, क्यों हुआ? क्योंकि लोगों में दो टाइप्स के आइडियाज आए। वो दो टाइप्स के कौन से आइडियाज थे? एक है लिबरलिज्म, दूसरा नेशनलिज्म। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, इन दो आइडिया के कारण ये जो आइडिया आया, जो लोगों के बीच फैला रहा था, वो उसका स्पेशल क्लास है, पार्टिकुलर हो जाता है एजुकेटेड पीपल, जिसे मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा। एजुकेटेड पीपल, जो तीसरे वर्ग के, तीसरे क्लास के जो लोग थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, उनके द्वारा ये दो आइडियाज लोगों में फैलाना शुरू हुआ, और लोगों ने इसे सही मानते हुए तो अपना एक रिवॉल्यूशन शुरू करता है, जिसे कहा गया कि जुलाई रिवॉल्यूशन। और इस जुलाई रिवॉल्यूशन का एक और कारण था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें अपनी ज़मीन से उपजाऊ जो ज़मीन हुआ करती थी, उससे अच्छे खासी मात्रा में फसल उपजाते थे और खाते पीते थे। जो सेकेंड क्लास की या थर्ड क्लास की जो लोग थे, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, उन लोगों के बीच एक प्रॉब्लम शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है हंगर एंड हार्डशिप। हंगर एंड हार्डशिप। हंगर में क्या है, उन लोगों को की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और उसे ज़मीन नहीं होने के कारण उसे फूड शॉर्टेज होने लगी, यानी भोजन की कमी होने लगी। दूसरा क्या है, और उसका एजुकेशन बहुत, पॉपुलेशन उसका बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और उसके फूड की भी कमी होने लगी। और क्या हुआ, एक मशीन लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। मशीन जो बन गया, नए टाइप्स की मशीन खेती करने के लिए, किसी भी प्रकार की, जहाँ पे 10 लोग काम करते थे, जब मशीन आ गया तो एक आदमी मशीन में बैठ करके काम को पूरा तरह से कर रहा है। तो इस मशीन के भी कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, बेरोजगार होने लगे लोग, जिसके कारण वे लोग भूखमरी के कारण मरने लगे। तो इन सभी चीज़ों को अपने हक में लेने के लिए रिवॉल्यूशन शुरू होता है सबसे पहले जुलाई 1830 में। और इस रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या होता है, बोर्बन के जो किंग हैं, वे क्या करते हैं, अपनी गद्दी ओवरथ्रोन, यानी छोड़ देते। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप, फिर से वही मोनार्की सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वही मोनार्की सिस्टम को सेटअप किया जाने लगा। लुईस फिलिप उसका हेड बन गए। जुलाई रिवॉल्यूशन के हेड बन गए कौन? लुईस फिलिप, और उन्होंने मोनार्की सिस्टम को फिर से सेटअप कर दिया। और आगे फिर एक और रिवॉल्यूशन होता है बेल्जियम के कैपिटल में, जो कि ब्रुसेल, बेल्जियम का कैपिटल है। यहाँ पे एक और रिवॉल्यूशन होता है, और इस रिवॉल्यूशन के अंदर ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये नीदरलैंड से अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ग्रीक में भी वार होता
करती है। और ग्रीक में जो वार शुरू हुआ ये सबसे पहले 1821 में शुरू होता है। 1821 में ग्रीस में वार शुरू होता है और इस वार को सपोर्ट करते हैं कौन कौन से? ग्रीक के लोग, वेस्टर्न यूरोपियन लोग, आर्टिस्ट लोग और जो एजुकेटेड पीपल थे उन लोगों के द्वारा, डॉक्टर, टीचर, इन लोगों के द्वारा इस वार में सपोर्ट किया गया ताकि उसे भी अपना हक मिल सके और वो अपनी जिंदगी को आज़ादी से बिता सके। आगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये साइन हुआ था 1832 में ग्रीक वार को खत्म करने के लिए। ग्रीक वार में अपनी सहमति बनाने के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया 1832 में। ग्रीस वार 1832 के बाद ग्रीस में क्या हो जाता है? ग्रीक एक नेशन स्टेट बन जाता है जो कि एक वो आज़ाद हो जाता है और फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक शुरू हो जाती है सिस्टम। और इस तरीके से कुछ और स्टेट भी नेशन स्टेट बनते हैं। जर्मनी 1871 में 1871 में जर्मनी नेशन स्टेट बनता है। इटली 1861 में नेशन स्टेट बनता है। एक और स्टेट बनता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यूनाइटेड किंगडम कब नेशन स्टेट बना इसका ईस्वी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में भी उसका क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे और भी ज़्यादा वीडियोस मिलते रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को दबाने ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स।